हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ें ख़त्म करते जाएंगे आपके पास सबकी एमसीक्यूज़ आती जाएगी। ऑपरेशन रिसर्च रह गया था तो मैंने उसको सोचा कि साथ ही साथ करवा दूं, जैसे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके चैप्टर के एमसीक्यू। कॉन्सेप्ट में हम लोग डेफिनीशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो लॉन्ग फॉर्म में भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज़ ऐड किए गए हैं। देखिए, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, है ना। एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी ऐड किए गए हैं। ठीक, तो जितने एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज सारे के सारे ऐड किए गए हैं। ठीक है, और ये ब्लैंक पेज है जिसमें आप हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। क्यों चैप्टर नंबर 2 है? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस बुक का, उसमें कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप करके चैप्टर नंबर 2 जो ओरिजिनल चैप्टर स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 2 से, इसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे हम लोग देखें तो ये चैप्टर हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 12th में। किस में? क्लास 12th में था ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही मेथड सीखा था जो कि था ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफ से सॉल्व करते थे उसे, वो भी हम लोग यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे। और उसकी क्या लिमिटेशंस थी, उसके अलावा कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप दैट यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। आप सभी को थोड़ा बहुत तो याद होगा, मैं याद दिला दे दूँगा, बाकी याद भी होगा आप लोगों को। चैप्टर में लीनियर शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर हर चीज़ जो एक लाइन बना करके चलेगी इस पूरी बुक में, उसी में बात होगी। चाहे वो एक रोड ही क्यों ना हो, रोड एक लाइन की तरह ही होती है, या फिर ऐसे जितने भी ग्राफ जो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें मान लेते हैं एक्स और वाई, या एक्स वन एक्स टू, या 3 वेरिएबल यहाँ पे या फिर 3 वेरिएबल यहाँ पे, सब पे पावर 1 चलता हो। ऐसे सारे के सारे फॉर्मुलेशन, ऐसे सारे के सारे कंप्यूटेशन हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरी तरीके से व्यवस्था। जैसे किसी प्रॉब्लम की शुरुआत उससे दिए हुए जितने भी गिवन वाले मटेरियल है जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उनका फॉर्मुलेशन, उनका कंप्यूटेशन और सॉल्यूशन और आंसर, ये सारी जो प्रोसेसिंग है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। ठीक है, कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग होती है, वैसे भी प्रोग्रामिंग होती है। अब ऐसे प्रोग्रामिंग जो भी होगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में और दिक्कतें होती हैं। वहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप या कुछ ग्रेटर लेस साइंस जो होते हैं, वो अगर आपने सही जगह पे या सही स्पेसिंग पे नहीं लगाया है तो आपका कंप्यूटर पे प्रोग्राम रन नहीं करता है। बट यहाँ पे तो कॉपी में आप जैसे भी मन करे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ रिटर्न प्रोग्रामिंग है, वहाँ पे कंप्यूटर वाली प्रोग्रामिंग होती है। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए सेशन को शेयर ज़रूर किया करिए आप लोग बच्चों में, अपने दोस्तों में। ठीक है, बाकी फ़िलहाल जो लोग नए हैं, काफ़ी लोग नए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हु आई एम और हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी हम लोग 6 सेमेस्टर पे पहुंच चुके हैं, यानी इससे पहले के 5 सेमेस्टर, 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक के सारी की सारी वीडियो जितनी बनी सब की सब डाल दी गई है। ठीक है, कुछ एक आध आई थिंक होंगी जो कुछ रह गई होंगी, तो वो पूरी की जाएंगी। ठीक है, इस सेमेस्टर के बाद जितने भी बच्चे आने वाले हैं उनके लिए और भी कुछ किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो सब क्या हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसे फंक्शन पढ़े हैं जिसमें जैसे कहता था कि z इज़ इक्वल टू, जैसे लिखा होता था 4x + 3y, और कहता था z को मैक्सिमाइज़ करना है या फिर मिनिमाइज़ करना है। z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम लोग को चाहिए होती थी अंडर कंस्ट्रेंट्स। तो हम लोग इन सब का नाम जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं भाई? x और y में कुछ बाउंडेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब बोल सकते हो आप बाउंडेशन, बाउंडेशंस। ठीक है, वो कैसे हो सकती है? एक्स और वाई में दी हो सकती हैं। कुछ ऐसे दी होती थी x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, या x 2x - y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7, जहाँ पे x और y, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे। यहाँ पे हमारा z जो होता था इसका नाम क्या होता था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब
कि हमें क्या करना है, एट लास्ट हमें क्या ऑब्जेक्ट दिया गया है, किसके थ्रू चलना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब अपने हिसाब से या तो मैक्स करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। किसकी मदद से? इन कंस्ट्रेंट की मदद से, इन बाउंड्री कंडीशन की मदद से। ये जो हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, इन चारों की हेल्प से ग्राफ बनाते हैं किसी हिसाब का। फिर देखते हैं कि कौन सा एरिया इंक्लूड कर रहा है, एरो बनाते थे, बाउंड्री देखते थे। ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र जिसमें सबके सब मिल जाते थे, उन्हें हम कहते थे फिजिबल एरिया। और वहाँ से हमारे कॉर्नर पॉइंट मिलते थे। उन कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग उठा करके इसमें रखते थे, एक्स और वाई की वैल्यू को। उस हिसाब से जेड अगर मैक्सिमम आता था, सबसे बड़ी वैल्यू को हम जेड मैक्सिमम बोलते थे, सबसे छोटी वैल्यू को हम मिनिमम बोलते थे। और वो जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलते थे, उस मेथड को हम लोग, फ़िलहाल वहाँ पे तो कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन उसी मेथड को यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें मैट्रिक्स मेथड से कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए, वैसे आपको पता है, मैंने बताया भी पहले। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको x1 x2 में मिलेगा ax1 प्लस by1 bx2। मान लेते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, जो भी लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू है c1, यहाँ पे b1 कर लेते हैं, यहाँ पे a1 कर लेते हैं। एक और कंडीशन है a2 x1 b2 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू c2। एक कंडीशन और ले लेते हैं a3 x3 b3 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू c3। यहाँ पे ज़रूरी नहीं हमेशा ग्रेटर हो, आपको पता है मैंने। और भी कुछ कंडीशन दे देते हैं। लोग कहते हैं कि जो जितने भी x1 x2 x3 हैं, वो सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ठीक। अब 1 2 3 है, इसको आपको याद है, हम लोगों ने डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सीखा था कि ऐसे लिखने से अच्छा आप सिर्फ लिख दो xi इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर i इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। मतलब शॉर्ट में लिखने का तरीका वहाँ पे सीखा गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग समझते हैं कि एक साथ लिखना हो तो हम लोग ऐसे वेरिएबल वे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और लिखने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जितने भी हमारे वेरिएबल को छोड़ करके उसके कोफिशिएंट हैं, उनको हम लोग मैट्रिक्स पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे a1 a2 और a3 मिलेगा। अब सबको पता है कैसे लिखा जाता है, a1 a2 a3, और ऐसे b1 b2 b3, ठीक। तो ये मिल गए। और इसके साथ हमारा x1 x2 x3 भी है, x1 x2 और x3। और ज़्यादातर हम लोग इक्वल टू में बनाते हैं, ग्रेटर और लेस का साइन हटा करके हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू होता है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा है, तो इसका स्पेशल नेम भी है, ध्यान से सुनिएगा, वो याद भी रखिएगा। ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम से ज़्यादा हो, उसे हम लोग जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है, जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग, नाम लिख लेंगे, जनरल एलपी। इस टाइप के एलपी को क्या बोलेंगे, जनरल लीनियर एलपी, इन विच नंबर ऑफ़ रोज इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन्हें सॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा। सॉल्यूशन के टाइप्स हैं कुछ, कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं यहाँ पे अभी हमारे सामने, लेकिन उसमें से सिर्फ हमें 2 इस चैप्टर में सीखने हैं, और तीसरा जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज़, एंड वी हैड लर्नड इट अर्लियर इन द क्लास 12th, विच इज़ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड होता है, इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा एनालिटिकल या एनालिटिक और ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब चेक करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे ऐसे, है ना, जिसे देखा और मन किया कि चलो ये वैल्यू रखते हैं,
और अगर वो सही आ जाएगी तो हम उसे मान लेंगे, और नहीं आएगी तो फिर दूसरी वैल्यू सोचेंगे। इसे एनालिटिक और ट्रायल और एरर मेथड बोलते हैं। थर्ड मेथड जो हम लोग इस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसे हम लोग से सिंप्लेक्स मेथड से के नाम से नवाजते हैं, ठीक है। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था पहले भी, और इसके एमसीक्यूज ज़रूर बनते हैं। बाकी चलिए देखते हैं जो हमारा पहला जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसे समझते हैं और उसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्सिमम ऑफ जेड। इस क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारे एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, जेड को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है जेड की, जो कि 6x1 + 11x2 पे डिपेंड करती है। और शेड्यूल्ड है हमारे कंस्टेंट क्या है, सच दैट लिखा हुआ है। कंस्टेंट हमारे दो हैं, 2x1 + x2 ≤ 104 और x1 + 2x2 ≤ 76। वैसे 4 कंस्टेंट है, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल सा होता है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलिए करते हैं अपना काम। ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन सकता है, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा संभालिएगा इससे। सबसे पहले तो लाइनिंग कर लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस की, ठीक है। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक। आपको ये एक लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी है। तो तीसरी और चौथी, यानी आप अगर देखोगे तो ये तीसरी और चौथी लाइनिंग मैंने पहले ही बना ली। मतलब x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये जो x एक्सिस है इसको x1 भी कह सकते हो, और y एक्सिस है उसे x2 भी कह सकते हो, ठीक। चलेगी बात। वैसे हम लोगों ने क्लास 12 में सीखा था तो एक्स वाई ही होता था, तो हम लोग समझ जाते थे कि यहाँ पे x यहाँ पे y होता, तो हम लोग समझ जाते थे कि कौन सा x है कौन सा y है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम इसे माने, वैसे इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, तो इक्वेशन मानने के लिए आपको लेस देन इक्वल टू की जगह केवल इक्वल टू मानना पड़ेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के, कैसे बनाते हैं उसे, ड्रॉ कैसे करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम करें सॉल्यूशन तो कुछ ऐसे करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी बॉक्स बनाएंगे। क्यों बना रहे बॉक्स, जिससे कि हमको इंटरसेक्शन टू एक्सेस मिल जाए। मतलब एक्स एक्सिस या और वाई एक्सिस में जब इंटरसेक्शन मिलेगा यानी पॉइंट मिलेगा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी लाइन कैसी बनेगी, x1 x2 और यहाँ पे x1 और x2, ठीक। एक बार x1 को 0 लेंगे, एक बार x2 को 0, एक बार x1 को 0, एक बार x2 को 0। चलिए ठीक है। इसमें अगर हम x1 की वैल्यू 0 रखें तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 104। तो x2 की वैल्यू आई 104, लेकिन x2 को 0 लें तो x1 की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगी कितना, 52। तो यहाँ से एक हमारा ऑर्डर पेयर निकला 0,104, मतलब ये हमारा एक पॉइंट निकला, और यहाँ से क्या निकला 52,0, ठीक है। तो समझते हैं, अभी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है 52,0, तो इसको हमें प्लॉट भी तो करना पड़ेगा भाई। तो प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 20-20 के गैप पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है भाई, अगर यहाँ पे हम 20-20 का गैप बनाए तो भी जगह चाहिए होगी ना फिर भी। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 80 हो गया। x1 की वैल्यू मैक्सिमम देखिए 52 गई है ना। और नीचे वाले में अगर इसमें देखें हम लोग, इसमें भी तो देखना पड़ेगा, x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x2 कितना आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 38 आया, है ना। ये 38 आ गया, और x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 आ जाएगा 76, ठीक। तो 76 सबसे बड़ी वैल्यू गई, चलो कोई बात नहीं। और अगर हम x2 की वैल्यू देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू 104 जा रही है, चलो कोई नहीं। तो 104 लाने के लिए हमें 40 से डिवाइड कर देना चाहिए। 40 यहाँ पे 40 80 हो गया, और यहाँ पे 120 हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो हमारे यहाँ पे पहले इक्वेशन से जो दो ऑर्डर पेयर मिले हैं, एक 0,104 और एक मिला है 52,0, इसको बनाते हैं। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0,104। तो 104 देखिए 40 80 के बाद कहीं आएगा 0,104, यहाँ पे ये क्या होगा 0,104 मिलेगा। समझ में आ रही बात। इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से। तो क्या करना है भाई, इसे समझना है हमें, इससे कर देता हूँ मैं ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत पास में बना दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा है 52,0, तो 52,0 40 के बाद आएगा कहीं यहाँ पे,
अब इसको हमें क्या करना है, मैच करके आगे बढ़ा देना है, हमारी लाइन ये बन जाएगी इस तरीके से। थोड़ा सा संभालिएगा, इसको स्केल से बनाइएगा, थोड़ा सा परफेक्ट बनेगा। आपको एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा मेरे बताए हुए क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में 0,38 है और 76,0 है, तो 0,38 कहाँ पे जाएगा बच्चों, 0,38 नीचे आएगा कहीं 40 के नीचे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक। और 52,0 सॉरी 76,0 तो 60 के बाद जाएगा कहीं, है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला, तो यहाँ से एक लाइन ये बन गई, ठीक, इतना मिल गया। अब देखना क्या है, हमें चेक करना है कि हमारा रीजन कौन सा है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात इसने बोली थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने रीजन बन पा रहे हैं। देखिए, एक तो ये ओपन वाला, ये बड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा ये, तीसरा ये छोटा सा, और एक चौथा ये, तो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। चारों में से कौन सा अपना है वो एरो से पता चलेगा। अब एरो क्या होता है समझिए, एरो कैसे बनते हैं देखिएगा ध्यान से। ये कहता है कि x जो x1 है, यानी x एक्सिस से वैल्यू हमको पॉजिटिव रखनी है, तो मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ एरो रहेगा और y एक्सिस से राइट की तरफ एरो रहेगा, तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, है ना। फिर क्या कहता है, अगर हमें इन दोनों से चेक करना है कि ये दोनों कौन से रीजन बोल रहे हैं, तो हमें 0 0 सेटिस्फाई कराना होता है। जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, हिंदी वाले मूल बिंदु बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले अपने ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो 0 0 सेटिस्फाई अगर इसमें करें, रख के करें हम लोग, यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें, तो ये कुल मिला के 0 आ जाएगा। क्या 0 लेस देन 104 होता है, 104 से 0 छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, सही बात है। तो जब ये वाली कौन सी लाइन थी, लाइन ये जो ऊपर बनाई है हमने, ये वाली लाइन थी हमारी 104 वाली। अब इसने सेटिस्फाई कर दिया और हमारा 0 0 है इधर, तो जिधर सेटिस्फाई करता है बच्चों उधर ही एरो होता है, ठीक। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो एरो हम उधर बना देते हैं, 0 के मतलब हमारे सेंटर यानी ओरिजिन के उधर बना देते हैं। अब लास्ट वाली लाइन ये वाली, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग 0 0 सेटिस्फाई करा के। रखिए 0 + 0 <= 76, हाँ तो 0 आया, 76 से लेस होता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो सही बात है, तो यानी इसका भी एरो किधर बनेगा, अपना ओरिजिन के तरफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें ज़्यादातर जो लाइंस इन दोनों को छोड़ करके, मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे जो बना होता है उससे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी सारे देखने होते हैं कि वो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप ये वाला एरो देख रहे हो तो इस एरो ने जो अपना मुंह इधर को किया हुआ है, तो उधर का एरिया ख़त्म, ये जो अनबाउंडेड वाला एरिया था वो ख़त्म हो गया। अनबाउंडेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ओपन है ना, इसलिए। और इस एरो को अगर खिसकाते हम यहाँ लेके आएँ तो ये कभी ऐसे न ऐसे तो होगा ज़रूर, तो ये छोटू वाला जो एरिया है वो भी ख़त्म हो गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, ये एरो क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 ने बनाया था वो कह रहा है इधर को आओ, ये वाला एरिया ख़त्म हो गया। तो सिर्फ एक एरिया हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अब देखिए सारे एरो इधर ही की तरफ इशारा करते हैं। कैसे, ये वाला एरो अगर हम उठा के यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे ये 20 में आएगा, ये वाला एरो भी उठा के लेके आए तो 20 में आएगा। और अगर आप देख, थोड़ा साफ़ करता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा साफ़ कर दूँ, सारे एरो देखिए वहीं पड़ रहे हैं। देखिए ये एरो भी इधर दिखा रहा है ना, और ये तो खुद पड़ा ही हुआ है, ये उठा के आप यहाँ ले आए और इसको उठा के यहाँ ले आए। तो ये छोटी वाली अपनी छोटा वाला पार्ट था, ये वाला रीजन, ये हमारा कैसा रीजन होगा, इसी रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे, इसे बोलते थे इष्टतम सुसंगत क्षेत्र, है ना, बड़ी खतरनाक हिंदी होती थी। लेकिन यहाँ पे फीजिबल रीजन है, और ये फीजिबल रीजन जो बना है बच्चों वो कुछ कॉर्नर पॉइंट से बना है। कौन कौन से, एक यहाँ कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, ब्लैक से कर देता हूँ, एक सेकेंड आपको दिखेगा फिर, देखिए दिख पा रहा होगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये वाला, है ना, और एक ये पॉइंट है यहाँ पे। 4 पॉइंट से मतलब मिलके ये बना है, देख लीजिए पॉलीगॉन, ठीक। ये जो चारों पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं इसका। ये तो 0 0 ही है, इसका तो कोई कुछ करना ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और ये चौथे वाला पॉइंट, ये वाला, चारों पॉइंट निकाल लेंगे और चारों पॉइंट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कुछ चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा।
इस पॉइंट का नाम मैं ए पॉइंट दे रहा हूँ और ये पॉइंट हमको पता है, क्यों? क्योंकि ये आप ध्यान देंगे तो लाइन नंबर 1 है ये, और वो लाइन नंबर 1 52,0 से गई थी, तो ये अपना पॉइंट तो पता है 52,0। ठीक, ये तो इसको तो चेक ही नहीं करना है, ये तो फिलहाल वैसे भी ओ है, ओ 0,0 दिया ही हुआ है, ओरिजिन है। ये वाला पॉइंट भी हमको पता है क्योंकि लाइन नंबर 2 यहाँ से गया था। अब लाइन नंबर 2 वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू दे रखा था? 0,38, ये वाला दिया था आंसर उसने। तो ये तो पॉइंट हमारा मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लें, अगर इसको हम बी माने तो ये हमारा कितना है? 0,38। ठीक है, हमें इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? इक्वेशन 1, देखिए लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 ने आपस में एक दूसरे को काटा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जरा ऐसे समझिए आप, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 104 लिखा है, और x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू अपना 76 लिखा है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और xi की वैल्यू निकालनी है जिससे कि हमारा ये वाला पॉइंट आ जाए। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ, या ऐसे समझ लीजिए कि आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2, 4 ये हो जाएगा 7 टू द 14 और 152। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x2 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे x1 निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये पॉइंट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। इसको मैं सी पॉइंट मान ले रहा हूँ, और इस सी पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे विच विल बी 44 और 16। ठीक है, अब रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हो, 44 टू ज़ा 88, 88 प्लस 16 कितना होता है? 104, और इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चार के चारों कॉर्नर पॉइंट्स तो पता चल गए कौन कौन से, ए पता चल गया, बी पता चल गया, ओ पता चल गया, सी पता चल गया। अब इनमें से सब के सब उठा करके यहाँ रखे जाएंगे एक एक करके, तो देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ज़रा आप 0 0 रखोगे तो भैया 0 0 रखोगे तब तो सबसे पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? जब आप ओ की बात करोगे तो z की वैल्यू कितनी आएगी भाई? z की वैल्यू आ रही 0, तो ये मैक्सिमम तो हुआ नहीं भी। और देखते हैं, अब आप ए पॉइंट की बात कर लो। ए पॉइंट में क्या है? x1 की वैल्यू 52 और x2 की वैल्यू है 0, तो x2 तो ख़त्म ही हो जाएगा। x1 की जगह पे आप 52 रखोगे तो 52 6 हो जाएगा अपना 312। ठीक, अरे 6 का मल्टीप्लाई कर दो 52 में। ठीक है, और अगर हम बी पे बात करें, बी कहाँ पे है? 0,32। बी पे अगर हम चेक करें तो z की वैल्यू आएगी अपनी 32 रखिए, 1132, 352, 352 हो गया। और अगर हम सी पे बात करें, सी वाला थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ए के प्लेस सॉरी x1 के प्लेस पर 44 रखेंगे और x2 के प्लेस पर 16, तो ठीक है, 6 इंटू 44 प्लस 11 इंटू 16 कितना होगा? ये तो हो गया अपना 6 4 ज़ा 24, 6 4 24, 240 और 264, ये तो हो गया। और ये अपना हो गया 176, ऐड करेंगे 300, 430, 440, तो ये 440 आया। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये आया 440। तो आप देख लीजिए इन चारों वैल्यूज़ में कौन सा सबसे बड़ा है? 440। तो 440 सबसे बड़ा है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है? सी पे ही आ रही है। जेड मैक्सिमम कितना आया? सी पे आया, और आया कितना? 440 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, जेड मैक्सिमम। जेड मिनिमम बोलता तो किस पे आता? 0 पे आ जाता, और क्या है ना, सबसे छोटा तो 0 ही है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये पूरा मैंने सॉल्यूशन कर दिया आपके लिए। अब इसमें एक बात और है, वो चलिए बात देखते हैं क्या है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में एक चीज़ और सीखना है हमें, ध्यान से सुनिएगा। क्या? जब हमने हमारा जो ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एकदम ध्यान से, ठीक है। हमने ग्राफ बनाया, ठीक, उसमें हमारा जो z था, z मैक्सिमम हमने निकाला। क्वेश्चन था 6x1 प्लस 11x2, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका नाम है आइसोप्रॉफिट या आइसोकॉस्ट, समझते चलते हैं मेथड। इन दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, चाहिए बोलो चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लाइंस सारी बना लेते हैं। तो लाइंस जितनी बनी थी सारी की सारी मान लेते हैं बन चुकी हैं। यहाँ पे एक लाइन हमारी ऐसे गई थी,
और एक लाइन हमारी ऐसे गई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आइसोकॉस्ट मेथड में बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये पॉइंट्स भी हमारे आ ही गए थे कुछ ना कुछ, ये मान लेते ये x था, ये हमारा x1 कह लो, ये x2 कह लो, x और y एक्सिस ना बोल करके x1 और x2 बोल दिया, कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं इसको, जो हमारा लेकिन हाँ मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होगा तब हम क्या कहेंगे कि हम इसे कोई वैल्यू देंगे, z को अपने हिसाब से कन्वीनियंट वैल्यू देंगे। हम मान लेते हैं z को ज़्यादातर 0 देते हैं, जैसे आप 0 देंगे तो 6x1 प्लस 11x2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। आइसो प्रॉफिट क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो जैसे आप कहेंगे तो ये एक लाइन ऐसी बनेगी जो पास करेगी, पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से ये पास करेगी, ऐसी लाइन ये बनेगी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे बना देंगे, ये बन गई हमारी लाइन, कौन वाली, 6x1 प्लस 11x2 इज इक्वल टू 0 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल कई सारी लाइन बनाएंगे रीजन की तरफ, इधर नहीं कि इधर बनाने लगे, नहीं इधर नहीं बनाना है, रीजन जिधर होगा उधर ही बनाएंगे। ऐसे बनाना शुरू किया हमने, ऐसे बनाना शुरू किया, ऐसे बनाना शुरू किया, तो ये जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी, जैसे मान लीजिए हमारा जितने भी यहाँ पे रीजन थे, ऐसे लाइन हम बनाते चले गए, तो ये जिस भी पॉइंट से रीजन के जिस कॉर्नर से होकर इसकी पैरेलल लाइन गुजर जाएगी वही हमारा आंसर पॉइंट होगा, मतलब मैक्सिमम आंसर वो अकेले ही दे देगा। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइनें बनानी पड़ेंगी, है ना, तो बहुत सारी लाइनें तो बनानी पड़ेंगी, वो तो ठीक बात है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बारे में फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई आइसो प्रॉफिट लाइन क्या होती है। आइसो प्रॉफिट लाइन जो होती है वो जब हम z की वैल्यू 0 रखते हैं, z मैक्सिमम के लिए, तो वहाँ से जो लाइन मिलती है जो ओरिजिन से जाती है उसके पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये पैरेलल लाइंस जिस भी कॉर्नर पॉइंट से होकर जाती है, कॉर्नर पॉइंट से होकर के अगर ये चली गई तो वही कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या देगा, हमेशा z मैक्सिमम देगा। और एक बात, ये जो हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन होती है दैट गिव्स जो हमारी लाइन जो होती है गिव्स सेम वैल्यू ऑफ z, हमेशा z की वैल्यू सेम देती है, कभी अलग अलग नहीं देती, ठीक है। तो आइसो प्रॉफिट लाइन समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, आपके याद में काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्या एक्सेप्शनल है उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। एक्सेप्शनल केसेस क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक्सेप्शनल केसेस व्हाट आर दीज, ये सब क्या हैं, सुनिए। सबसे पहला जो केस है, जो हम लोगों ने एलपीपी का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे इसका तो आंसर आ गया था सिंपली, है ना, एक बाउंडेड रीजन मिला था, एक पॉलीगन मिला था, है ना, आंसर भी निकल के आ गया था, ठीक है। अगर 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। ये क्या होता है भाई, ऑप्टिमा, ठीक, ये क्या होता है, तो नाम में ही आंसर दे रहा है कि भाई अगर z, मान लो z मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, z मैक्सिमम कुछ एक वैल्यू आ गई, लेट्स से a कुछ आ गई, a आ गई, और लेकिन वो 2 पॉइंट्स पे आ गई, पॉइंट नंबर पहले पे भी उतना ही आ रहा है a, और पॉइंट नंबर दूसरे पे भी आ रहा है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने कराया उसमें a, b, c और o 4 पॉइंट थे, चारों पे अलग अलग z मैक्सिमम की वैल्यू आ रही थी। लेट्स से कि a और b पे सेम आ जाती, तो ये तो अल्टरनेट हो गया भाई, a के अलावा हम b भी ले सकते हैं, या मान लो अगर b के अलावा हम a भी ले सकते थे, एक से ज़्यादा एक ही आंसर आ जाए 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अल्टरनेट इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट ऑप्टिमा बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए। दूसरा है हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जैसे अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं हमारा z जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हमें निकालना है, अगर मान लेते हैं हमें z मैक्सिमम निकालना है और उसका जो रीज़न है वो अनबाउंडेड निकल के आ जाए, कैसा, जो रीज़न निकले वो पॉलीगॉन ना निकले, है ना, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन निकलना होता है वो अनबाउंडेड निकलता है। और देखो ऐसे में z मैक्सिमम की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन z मिनिमम जो होता है
जेड मिनिमम अगर निकालने को कहा जाए तो वो हमारा निकल सकता है ना, डिफाइन कर सकते हैं इसको, ये निकल सकता है। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा इनफीजिबल या कह सकते हो नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। इनफीजिबल या नॉन एग्जिस्टिंग, जिसका आंसर ही नहीं आ सकता, नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कभी कदार क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, जैसे कोई कॉमन रीज़न ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक ऐसी लाइन है जो ये बनी हुई है और एक और लाइन यहाँ पे बनी हुई है, इस लाइन का एरो ऊपर जा रहा है, इस लाइन का एरो नीचे जा रहा है, तो अब भाई ये नीचे वाली लाइन ऊपर के एरिया को ख़त्म कर देगी, ऊपर वाली लाइन नीचे के एरिया को ख़त्म कर देगी, तो कोई एरिया ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में इसे इनफिजिबल या फिर नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेथड हमारा आ गया जो हमने नाम लिया था, मेथड नंबर 2 जो था, विच वॉज एनालिटिकल मेथड था ना, एनालिटिक मेथड, ये इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्या है इसमें, पहली बात तो यहाँ पे m इक्वेशंस होंगी एंड n अननोन्स होंगे। अननोन्स मतलब वही x1 x2 अननोन्स होते हैं, और जितने इक्वेशन दिए होंगे मान लेते हैं m इक्वेशंस हैं, और यहाँ पे इक्वेशन जो हैं वो कम होगी अननोन्स से। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल अगर ले लें ऐसे करके, एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है भाई x1 प्लस x2 माइनस x3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। जहाँ पे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और कोई ना कोई z हमें मैक्सिमम करने को लेट से दे दिया हो, जैसे लिखा हुआ है 3x1 प्लस 4x2 माइनस x3। ठीक है, तो आप अगर इस पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कितने इक्वेशंस हैं भैया, तो इक्वेशन तो 2 हैं, 2 इक्वेशंस हैं, लेकिन कितने अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। क्या भाई, ये जो n ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ़ अननोन्स ज़्यादा है, तो उसमें से n में से m अगर माइनस कर दें, तो यानी अगर इस क्वेश्चन में माइनस करें तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। तो ये जो निकल के आएगा, मतलब अब माइनस करने के बाद, ठीक है, अगर कम से कम इतने n माइनस 1 n माइनस m एट लीस्ट वेरिएबल जितने हैं, इनकी वैल्यू अगर 0 आती है, ठीक, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को बड़ा ही स्पेशल नाम दिया गया, जैसे बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। अगर आपने माइनस किया नंबर ऑफ अननोन से नंबर ऑफ इक्वेशन को, तो जितने आए कम से कम उतने अगर 0 आ रहे हैं तो इसे बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बात क्लियर है? और ये जो वेरिएबल्स निकल के आएंगे, और इन वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, इन वेरिएबल्स का भी स्पेशल नाम होगा नॉन बेसिक वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इन्हें, नॉन बेसिक वेरिएबल्स, याद रखेंगे। ठीक, और जो 0 नहीं होंगे, जिनकी वैल्यू, जैसे मान लेते कोई वेरिएबल ऐसे हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि 0 नहीं है, तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक एक नाम था, ये क्या है, बेसिक वेरिएबल्स है। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें यही छोटी छोटी चीज़ें पता करनी थी। अभी हम लोग बेसिक वेरिएबल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और ये जितने भी इनकी कुछ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, क्या पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स NCM, ये आप कह सकते हो, ये वही कॉम्बिनेशन है भाई, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स निकालने का। ठीक है,
बेसिक सॉल्यूशन निकालने का कितने होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, जो हम लोग ने जेड निकाला था, उस एक एग्जांपल जो लिया था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉन्वेसिटी प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमें इनेबल करती है टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, हमें इनेबल करती है, यही तो बताती है, इनेबल्स अस टू फाइंड, अभी बताता हूँ क्या है, फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमाइज करना, जेड की अपने हिसाब से वैल्यू निकालना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है कस्टमाइज, एक होता है ऑप्टिमाइज। कस्टमाइज क्या होता है? जो आप चाहते हैं अपने लिए। कस्टमाइज जो भगवान करके देता है आपके लिए, है ना। मोबाइल में भी होता है, अगर आप कस्टमाइज़ करोगे तो भाई क्या होगा, आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, लेकिन मोबाइल वाले खुद से ऑप्टिमाइज़ करके देते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए भी छोड़ते हैं जो आप कस्टमाइज़ करते हो, जैसे मोबाइल का चाहो तो कवर कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ऑप्टिमाइज़ वो क्या करेंगे, अंदर का फंक्शन, अंदर की फंक्शनिंग, अंदर का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है, वो लोग क्या करेंगे, आपके लिए ऑप्टिमाइज़ करके देंगे। कस्टमाइज़ आपको कुछ चीज़ें करानी पड़ती हैं अलग से, जैसे आँखों का कलर आप अपने कस्टमाइज़ नहीं करा सकते, भगवान जो बना के देता है, जो नेचर बना के देता है वही मिलता है। हाँ, आजकल के लोगों ने नेचर को भी चैलेंज कर दिया है, वो आई क्या बोलते हैं उसे, आई कांटेक्ट लेंसेज लगा करके अपने आँखों को चमकदार, बिल्ली जैसा, कुत्ते जैसा, शेर जैसा, जानवरों जैसा बना देते हैं। इंसान है और हैवानियत वाला काम, जानवर बन जाते हैं। ठीक है, फिलहाल तो और ये कॉन्वेसिटी क्या है? ये कॉन्वेक्स समझते हो आप? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा ग्राफ जो ऐसे बाहर की तरफ उठा हो। तो जब भी इस टाइप की आपको बनी हुई मिलेगी कोई भी एरिया, तो वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन देता है। आपको याद होगा, इससे पहले जो उन्होंने एग्जांपल लिया है उसमें ऐसे बना था, याद आ रहा है? एक ऐसे गया था और एक ऐसे गया था, तो हमारा आंसर जो आया था वो ये आया था। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा था ना ये, तो ये क्या है, 1 2 3 4, 4 साइड का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन था ये, इसलिए इसे कॉन्वेसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए, संयम से सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। ठीक है, 50-55 मिनट का एक वीडियो बनेगा, लेकिन पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें हमेशा हमारी जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री जो भी होगी वो या तो एक लाइन होगी या एक तो प्लेन होगी। लाइन होगी, या अगर 2D में देखेंगे तो लाइन होगी, या फिर 3D में देखेंगे तो प्लेन होगी। ठीक है, प्लेन मतलब भैया हो, देखो लाइन कैसे होगी, जब दो हमारे सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, x1 x2 होंगे, तो वो एक 2D हो जाएगा, तो लाइन बना देगा। और x1 x2 x3 तीनों होंगे तो प्लेन बना देगा, है ना। तो फिलहाल इसे मैंने लिख रहा हूँ, आप समझ तो रहे होंगे, दो वेरिएबल मतलब लाइन और तीन वेरिएबल मतलब प्लेन। बात समझ में आई? ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप कॉर्नर बोल लो, या बुक में और भी नाम लिखे हो सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉर्नर पॉइंट बोलो, चाहे एंट्रीम पॉइंट, एंट्रीम पॉइंट, सॉरी एक्सट्रीम बोलते हैं, एंट्रीम एक्सट्रीम दो नाम आते हैं। एक सेकेंड, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट, दोनों में वैसे कॉर्नर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दिखता है कॉर्नर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट फॉर्म है, सॉरी मेथड नहीं है, जिसे बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल मेथड, कैनोनिकल फॉर्म, CANONICAL, कैनोनिकल फॉर्म। वैसे आपको पता है इसे नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या है कैनोनिकल फॉर्म अगर बोलें किस, या और एक और फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दोनों वो ये फॉर्म्स क्या हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था x1 x2 करके लिया था ना, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं a1 x1 b1 y1 सॉरी b1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू c1, a2 x2 प्लस b2 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू c2, a3 x3
A3x3B3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू C3। मान लेते हैं ये 3 ही ले लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। जेड मैक्सिमम अपना अलग दे रखा है, कुछ ना कुछ मान लेते कुछ दे रखा है, ठीक। हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन समझते हो ना, 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके हम इसे कैसा बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम लोग, आइडेंटिटी टाइप बनाने लगते हैं, 1 0 0 0 1 0 टाइप, 0 0 1 ऐसा कुछ बना लेते हैं। नीचे 0 बना लेते हैं और ऊपर 0 बना लेते हैं, मतलब अपर और लोअर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं। यही फॉर्म हमारा क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या करता है, तुरंत से हमें फटाक से सॉल्व करके आंसर दे देता है, ठीक ठीक है ना। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। वो क्या चाहिए होती हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहली बात, अगर मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है, मिनिमाइजेशन ऑफ कोई फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है या मिनिमाइजेशन ऑफ जेड करने को बोला जाए, कभी मिनिमाइज जेड की बात करें तो आप उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके उसे मैक्सिमाइज जेड में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी चीज़ आगे बढ़ रही है या जिस चीज़ को हम पीछे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं आगे चले जाओ, उसका माइनस ले लो। मतलब एक तरीके से वेक्टर की तरह अगर परफॉर्म करे, आप पीछे जाना चाहते थे लेकिन हमने कहा चलो आगे बढ़ो, लेकिन बाद में अपने पूरे के पूरे एफर्ट का माइनस कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो वापस वहीं आ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि अगर मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है किसी z का, तो आप उसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो उस पूरे फंक्शन में, तो मिनिमाइजेशन को बदल लो आप किस में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ z में। जैसे मैंने कहा कि मान लो थोड़ी देर के लिए z मिनिमम लिखा हुआ है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे 2x1 + 5x2, तो आपको z मैक्सिमम लिंक में चेंज कर लेना है। कैसे, और बल्कि हमें ये क्या कर लेना है, माइनस लगा देते हैं, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा किस में बदल जाएगा, मैक्सिमम में। और आप इसी को ही सॉल्व करोगे, मैक्सिमम टाइप को सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। वो तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपने माइनस का मल्टीप्लाई जो कर दिया। और कुछ बातें और हैं, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। देखिए क्या है, क्या है अगली, अगर मान लीजिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसे बदलेंगे हम लेस देन इक्वल टू में, जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग, हमें मल्टीप्लाई करना है -1 दोनों साइड में। कैसे, एग्जांपल ले लो भाई, एग्जांपल ले लो, किशोरी कुछ ऐसा। देखिए, अगर मान लेते हैं कंस्टेंट है हमारा x1 + 2x2, या सब प्लस में ले रहा हूँ, बार बार नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, -2x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, नहीं लेस देन बनाना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक। हमें इसे तुरंत चेंज करना पड़ेगा, किसमें, -1 मल्टीप्लाई करेंगे फटाक से, -1 मल्टीप्लाई किया तो -x1 हो गया, प्लस 2x2 हो गया, लेस देन इक्वल टू -4 हो गया। आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है। और ये कहाँ सीखा है, ये सीखा हम लोग क्लास 11th की लीनियर इनइक्वेशन में। आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। आपको एक बात बताऊं, क्लास 11th की जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती थी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ वही क्लास 12th में जा कर के LPP बन जाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है ना। और वही ग्रेजुएशन में आके पूरी ऑपरेशन रिसर्च बन जाती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें वहाँ सिखा दी जाती हैं हमें। आ रही बात समझ में, इसमें ये दोनों दो चीज़ होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब किसी में बोल नहीं पाऊँगा, हो सकता भूल जाऊँ, तो आप लोग खुद ब खुद सेकेंड्स इधर उधर करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे बच्चों, ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स होंगे कैसे होने चाहिए, कैसे, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक। याद रहेगा, इतनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। बात क्लियर है, ठीक। हमें जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वही है अपना स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है बच्चों। जैसे कहा जाए आपसे, चलो भैया जो भी हमारी LPP दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है जो हम लोग लिखते हैं, जो हमने पहले करके बताया आपको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं
मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखा जाता है? z इज इक्वल टू हमारा तो भाई दिया ही होता है कुछ ना कुछ, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं सच दैट करके जो कंस्ट्रेंट दिए होते हैं उनको हम कैपिटल ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कैपिटल एक्स यानी उसमें x1 x2 x3 होता है और इज इक्वल टू कैपिटल बी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक, अब आइए कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उस डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग एमसीक्यू पे आ जाएंगे, तब जाकर के हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है बच्चों वो है हमारी बेसिक सॉल्यूशन यानी BS। मैं पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूँ बेसिक सॉल्यूशन, फिर बाद में अब से BS ही लिखूँगा, आपको वो याद रखना है। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, BS क्या होता है, शॉर्ट में समझ लेते हैं फटाफट से। ये पॉइंट तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, याद है कैसे कि मान लेते हैं M इक्वेशंस हैं, ठीक, और N अननोन्स है, जिसमें से N क्या है, ग्रेटर देन M है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, बेसिक सॉल्यूशन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, NCM या n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, देखिए दो टाइप के हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। दो टाइप के कौन कौन से? सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट BS, ठीक, और एक होता है हमारा डीजेनरेट BS, डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन BS, ठीक। तो ये दो क्या हैं ज़रा समझते हैं इन बात को। अगर कोई भी हमारा बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं आए, ठीक है, नो बेसिक वेरिएबल BV, आप BV समझ ले, ठीक है, इज़ ज़ीरो, कोई भी बेसिक वेरिएबल ज़ीरो नहीं होगा इसमें, या फिर यूँ कह लें कि वो सारे के सारे नॉन डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन में लिए जाएंगे जिनका बेसिक वेरिएबल जीरो ना हो, ठीक है। और अगर एटलीस्ट वन, कोई एक वेरिएबल किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल, अगर कोई एक बेसिक वेरिएबल इज़ ज़ीरो, अभी देखिए ये मैं लिख रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक कम से कम अगर बेसिक वेरिएबल ज़ीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगला पॉइंट देखिए, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ है नहीं, बेसिक जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन बोले तो फिजिबल सॉल्यूशन यानी FS, शॉर्ट में लिखूँगा, आगे यही सब चीज़ें यूज़ होंगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखी होंगी। हो सकता है कभी कदर MCQ में भी लिख देते हैं, तो ये दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई FS क्या होता है, BS क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं बोलूँ कि Z का हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल गया, ऑप्टिमम मतलब वेदर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, ये मिल जाए, ठीक है, क्या ऐड करते चलना है उसके साथ साथ, उसके साथ आपके जो सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए, कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए, कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिविटी, वो सारा सॉल्व करते हुए अगर Z की हमें वैल्यू मिल जाए तो इसे फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट अगला क्या है, जिसे बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यानी BFS। देखिए अब अगर हम ऐसे सॉल्यूशन की बात करें जो कि फिजिबल भी हो और बेसिक भी हो, अ सॉल्यूशन विच इज़ बेसिक एंड a solution which is basic and feasible, दोनों के दोनों हो, feasible both, ठीक है, दोनों अगर फॉलो करता है कोई सॉल्यूशन, बेसिक भी हो मतलब वो बेसिक वाली कंडीशन भी चली जाए जिसमें NCM वाला मतलब कितने बेसिक सॉल्यूशन निकलते हैं, N माइनस M नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। तो वो भी हो और फिजिबल भी हो, मतलब सारे कंस्टेंट को का पालन करें, नॉन नेगेटिविटी का भी पालन करें, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का भी पालन करता जाए, ठीक है। यहाँ पे फिजिबल वर्ड का एक और मतलब निकलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फिजिबल वर्ड बोलता हूँ तो इसका मतलब है
कि जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स एसोसिएटेड विद, अगर कोई वेक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड विद नॉन ज़ीरो वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, उनसे जो वेक्टर्स बन रहे हैं अगर वो एलाई हैं तब उन्हें हम फिजिबल में लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। ठीक है, फिजिबल का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है, तो दोनों याद रखें क्योंकि एमसीक्यू में ये सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक, एक बात और देखिए ज़रा, अगर हमारा कोई फिजिबल सॉल्यूशन है उसे हमें बेसिक फिजिबल बनाना हो, ठीक है, मान लेते हैं एफ जो है फिजिबल सॉल्यूशन को अगर हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है तो हमें n माइनस एम वेरिएबल्स को मस्ट वैनिश करना पड़ेगा, मतलब उन्हें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं इक्वेशन के नंबर कम हैं और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर ज़्यादा हैं, n है, और वो ग्रेटर है m से, मतलब नंबर ऑफ़ इक्वेशन से ज़्यादा हैं। ठीक, मतलब इक्वेशन कम है और 1 2 3 जैसे हमारे 2 ही इक्वेशन है लेकिन नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो 3 है, तो यानी x1 x2 x3 है, मान लेते हैं इक्वेशन 2 ही है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जितने वेरिएबल हों कम से कम उतने इक्वेशन होने चाहिए, तब जा कर के हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर कम है नंबर ऑफ़ इक्वेशन तो जितने कम पढ़ेंगे उतने ही हमें मानने पड़ेंगे, और जितने मानने पड़ेंगे, ज़्यादातर लोग ज़ीरो मान लिया करते हैं, वो उन्हें हम फिजिबल सॉल्यूशन में ले लेते हैं, या सॉरी बेसिक सॉल्यूशन में ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो बेसिक फिजिबल भी हो तो उसके लिए हमें n माइनस एम वेरिएबल्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि बेसिक सॉल्यूशंस निकालने हमें सारे के सारे, और ये भी चेक करना है कि क्या, या प्रूव करना है, सॉरी प्रूव करना है कि वो नॉन डीजनरेट है। ठीक, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट क्या बताया था, नॉन डीजनरेट में हमें क्या करना होता है कि कोई भी बेसिक वेरिएबल अगर जीरो हुआ तो वो नॉन डीजनरेट नहीं होगा, वो डीजनरेट होगा, मतलब जीरो हुआ तो डीजनरेट होगा, जीरो नहीं हुआ तो नॉन डीजनरेट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो चलिए कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनते हैं। ये जो इक्वेशन आपके सामने दो लिखी है, ज़रा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ़ इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ़ इक्वेशन तो 2 है लेकिन अननोन 3 है, तो देखिए ज़्यादा है ना, ये 3 तो ज़्यादा है, तो 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, बेसिक सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो 1 और 3c2 निकालेंगे तो सारे के सारे हमारे बेसिक सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं, जो भी चीज़ अभी हमने पढ़ी वो सब चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इसे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप लिख लेंगे। कैसे, देखिए ए एक्स या एक्स कैपिटल लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, इज इक्वल टू, और बी भी कैपिटल लिख दो। आपकी बुक में स्मॉल एक्स स्मॉल बी लिखा होता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनिए, अब जरा लिखिए क्या है, ए है क्या, ये 1 और ये 2, ये 1 उठा लिया यहाँ से, यहाँ 2 उठा लिया। ठीक है, तो हो गया 1 2, ठीक, इधर हो गया 2 1, इधर हो गया 1 5। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 x2 x3। b की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स मेथड है, 4 5, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो हमने बना रखे हैं, इसे अल्फ़ा 1 मान लिया, इसे अल्फ़ा 2 मान लिया, इसे अल्फ़ा 3 मान लिया। ठीक, मानने का कुछ कारण है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे लिख भी लो, आपका मन है। अल्फ़ा 1 क्या है, 1 2, अल्फ़ा 2 क्या है, 2 1, अल्फ़ा 3 क्या है, 1 5। ये पूरा हम आपको लॉन्ग तरीका बता रहे हैं करने का, 1 5। ठीक, तीनों के, ये x हो गया और ये आप तो जान ही रहे तो b है ही। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। कितने बेसिक सॉल्यूशन निकलेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस आर व्हाट, नंबर ऑफ एट मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन bs इज इक्वल टू 3c2। 3c2 सॉल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 आ जाएगा केवल। तो 3 बेसिक सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं, चलिए निकाला जाता है। ये इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बात। अब देखिए सेट ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए सेट ऑफ वेक्टर्स,
टू वेक्टर्स। कैसे निकलेंगे ध्यान से सुनिए। कैसे टू वेक्टर्स का क्या मतलब, जैसे हम अगर b1 को माने, b1 निकालें, टू वेक्टर्स का निकालना है। यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को एक साथ ले लिया, फिर b2 जो निकालेंगे, पहले अल्फ़ा 1 को एक जगह हम लोग एडजस्टेड रखेंगे, उसके बाद बाकी को चेंज करते रहेंगे। फिर b3 निकाले, कितने निकल पाएंगे, कितने निकलने हैं भाई, मैक्सिमम 3 ही तो निकलने, तो 3 ही बनेंगे, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। देखिए कोई और बचा नहीं है, तीन के तीनों बन गए। ठीक, ध्यान सुनेगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू ये आया 1 2, ये आया 2 1। ठीक, इधर आ जाइए, ये आया 2 1 और यह 1 5। तीसरा वाला आ जाइए, यह 1 2, ये हो गया 1 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम तीनों का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालो भैया तीनों का। डिटर्मिनेंट ऑफ b1 कितना आएगा, एरो बना करके निकाल लो। जैसे सॉल्व करोगे तो 1 -4 -3 ठीक, 0 के इक्वल नहीं है, अच्छी बात है। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो b2 का। b2 का कितना आएगा भाई, 5 to the 10 -1 9, ये तो ठीक है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तीसरा भी निकाल लो भाई, b3। एक सेकंड, b2 कितना आया भाई, एक सेकंड, एक जगह छोटी सी गलती हो गई। यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 1 2 आएगा ना भाई, अल्फ़ा 1 है तो 1 2 और 1 5। ठीक है, 1 2 और 1 5 करेंगे तो 5 -2 3, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 है ना, तो 2 1 और 1 5, तो 5 to the 10 और ये 9 आ जाएगा। ठीक, ये भी नॉन ज़ीरो है हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए क्या कोई भी ज़ीरो आ रहा था, कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा था, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोई भी ज़ीरो नहीं है ना, तो यानी सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशन ही होंगे, सारे के सारे एल भी हो जाएंगे। भाई जीरो होता तो एल डी हो जाता। आपको पता है ना, डिटर्मिनेंट जब भी जीरो होता था, हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता था तो वो उसके वेक्टर्स जो होते थे वो एल डी हो जाते थे, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है। लेकिन बिकॉज नो या नन ऑफ दीज इज ज़ीरो। ठीक, सो ऑल आर, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, सारे के सारे बेसिक ही हो जाएंगे, मतलब तीन के तीनों एटमोस्ट बोलता है, यहाँ पे तीनों के तीनों हो जाएंगे। अब सारे बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या तरीका है देखिए, ये क्लियर है, लिख लिया। तो अब हम बेसिक सॉल्यूशन निकालेंगे। बेसिक सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे, ये तो पता चल गया तीन के तीनों बेसिक हैं। अब कैसे निकलेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो सॉल्यूशन यानी x1 x2, बस दो दो करके निकालना है ना, क्या होगा ये xb1 लिखा कैसे जाता है xb1, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा हमारा b1 इनवर्स और स्मॉल b ना लिख करके हमने कैपिटल B लिखा हुआ है तो कैपिटल B। ठीक, अब ध्यान सुनिए, जो जो वैल्यू रखनी थी वो सब रखते हैं। सबसे पहले तो b1 इनवर्स, b1 जो हमने b1 निकाला, b1 क्या था, b1 था हमारा 1 2 2 1, इसका इन्वर्स निकालना। ये तो b1 था बच्चों, इसका इन्वर्स कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो आपको बताता हूँ। 2 क्रॉस 2 की एक ट्रिक बताई थी मैंने, बड़ी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैंने। कैसे बताई थी देखो ध्यान सुनना। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था, -3, उसको अपॉन में कर दो। ठीक, और क्या करो, ये दोनों की प्लेसेस चेंज कर दो, मतलब 1 1 तो 1 1 ही है फिलहाल, और बाकी दोनों प्लेसेस पे माइनस लगा दो, तो ये इसका डायरेक्ट इन्वर्स आ गया b इन्वर्स। ये डिटर्मिनेंट तो 1/3 था, b1 इन्वर्स आ गया। बात समझ में आई। तो b1 जो हमारा मैट्रिक्स था उसका इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है, डायरेक्ट तरीका। क्या है तरीका, हमने क्या किया, b1 जो कि 1 2 2 1 था उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, डिटर्मिनेंट था हमारा -3 तो -1/3 हो गया, ये बात ठीक है। और उसके बाद हमें उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना, हालांकि दोनों ही 1 1 थे, और बाकी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल को हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ भी माइनस लग गया था और यहाँ पे भी माइनस लग गया था। ठीक, और b जो था वो b क्या था, b तो हमारा 4 5 था, बड़े स्टार्टिंग से ही 4 5 लिख रहे हैं, 4 और 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, तो आंसर क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद ये 2 और 1 बन जाएगा, 2 और 1। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला निकालेंगे, मतलब x1 के साथ
x3। अभी x1 को रोक के रखेंगे, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 वैसे निकाला था ना, वैसे इसको भी x b2। तो अब समझ लो b2 इन्वर्स और कैपिटल B। अब ऐसे जैसे हमने b1 इन्वर्स बताया था वैसे b2 इन्वर्स भी निकालिए। जैसे b2 था क्या, फर्स्ट रो में 1 1, दूसरी रो में 2 5, तो उसका डिटरमिनेंट कितना हुआ, 5 - 2 3 आया था, तो 1/3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। और इन्वर्स कैसे निकलेगा भाई, कैसे बताया था, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दीजिए, बाकी प्लेसेस पे माइनस लगा दीजिए, ये डायरेक्ट इसका इन्वर्स हो गया। ठीक, और 4 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो आफ्टर सॉल्विंग इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, हमको पता है आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा। ठीक, अगर इतना नहीं आता है तो आप हाथ हाथ के हाथ को मोड़ करके एक छोटा सा वो बनाइए, उसमें पानी भरिए, ठीक है, चुल्लू भर। और आई डोंट नीड टू से कि क्या करना है उसके बाद, ठीक है। अरे आता होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग को आता होगा। अब वैसे सामने तो मिलते नहीं हो आप लोग, तो मजाक करें कैसे हम। वैसे आपको पता होगा मैं बहुत मजाकिया किस्म का हूँ। वैसे इसका भी इन्वर्स ऐसे निकल जाएगा, आप लोग सामने होते तो पता चलता आपको कि हाउ मच फनी आई एम और हाउ मच सुरीला आई एम। अच्छा देखिए, इसको भी सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 5/3 एंड 2/3, बड़ी ही बेकार वैल्यू। अब जरा एक बार ध्यान से देखेंगे, इसके बाद सॉल्व करने के बाद 2/3, ये भी बंद हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं, बेसिक जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं वो भाई x1 x2 x3 तीनों को रखेंगे ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ से मेरी बात सुनिएगा। हमारे जो बेसिक सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बेसिक्स जो सॉल्यूशन आएंगे, वैसे लिखा तो है यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन आएंगे, वो क्या आएंगे। पहले वाला आंसर में क्या दे रहा है, 2 और 1, उसमें x1 और x2 है, ठीक है, x1 x2 है ना। तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए x1 पहला सॉल्यूशन होगा हमारा 2, 1, x3 उसमें है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इरेज हो गया, आई एम सो सॉरी, अपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। x1 x2 जो आया था वो पूरा सॉल्व होकर के 2 और 1 आया था। तो इससे जो BS बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, वो x1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख दे रहा हूँ, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 1 और x3 है नहीं उसमें तो 0 हो गया। आपने जब x1 के साथ x3 को सॉल्व किया, सो यू हैड गॉट दैट व्हाट, 5 - 1। तो इससे बेसिक सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x2 निकल के आया। अब इसमें x1 तो है, तो यानी x1 5 है, x2 नहीं है तो x2 0 हो गया, और x3 है उसकी वैल्यू -1 है तो वो आ गया। फिर तीसरा जो बेसिक सॉल्यूशन x2 और x3 का है, x2 और x3 क्या आया था, 5/3 और 2/3। तो इसमें x1 नहीं है तो इसका बेसिक सॉल्यूशन यानी x3 क्या बना, इसमें x1 नहीं है तो x1 0 हो गया, x2 5/3 हो गया और x3 हो गया 2/3। ये हमारे 3 आंसर्स हो गए। आई बात समझ में। और जो हमने क्वेश्चन में था कि प्रूव करना था इसे नॉन डिजेनरेट, तो नॉन डिजेनरेट देखने का बड़ा ही सिंपल सा नियम है। x1 के सामने 2 आया, x2 के सामने 1 आया, क्या यहाँ कहीं भी 0 आया है, कोई 0 नहीं है, तो नो बेसिक वेरिएबल इज 0, यही तो आया। नॉन डिजेनरेट का क्या जो डेफिनेशन था, नॉन डिजेनरेट को ये बोलते थे इफ़ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0, तो इसीलिए क्या है, नॉन NDS, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन है ये। बात क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, इसका एप्लीकेशन हमें इस आगे चैप्टर में भी मिलेगा, कुछ चैप्टर के नेम भी उसी में ही आ जाते हैं। सबसे पहला अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो कि आगे हम लोग को एक चैप्टर में मिलेगा। दूसरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। आप सोचिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो CA वाले करते हैं, CA CS या CMA, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों लोग ऑपरेशन रिसर्च की एक बुक पढ़ते हैं। मेरे फ्रेंड्स थे जब मैं ग्रेजुएशन में था लास्ट ईयर में, sorry, I was in the last year and was preparing also for IIT JAM. So there are many students in that hostel who were preparing for CA, and some of them were of CMA and some of them are preparing for CS. तो उनके पास एक ऑपरेशन रिसर्च की बुक थी, तो मैं उन्हें बताता था कि कैसे करना है, ठीक है,
क्योंकि उन्हें तो बहुत कम पढ़ने को मिलता है और हम लोग तो एक बड़ी मोटी सी बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसलिए प्रिपेयर किया जाए। सोचिए बीएससी का कोर्स इतना वास्ट, इतना इम्पोर्टेंट, इतना अच्छा होता है कि आप कई सारी जगहों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। यू कैन टीच सम ऑफ द सीए बैचेस, सीए वालों को भी आप पढ़ा सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ा सकते हो, और फीस सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। एमबीए वालों को आप पढ़ा सकते हैं, बीटेक वालों को आप ही पढ़ाते हैं, बीएससी एमएससी वाले ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी ऑफ़र मिला था बीटेक वालों को पढ़ाने का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके गोरखपुर में ही फ़िलहाल। जो थर्ड जो इसका यूज़ एप्लीकेशन है वो मैन पावर मैनेजमेंट में है। फोर्थ, ये जितनी भी बात हो रही ना, ये वाली ट्रांसपोर्टेशन सब सीए वालों का ज़्यादा काम होता है, लेकिन हमें भी सिखाया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिफ्थ, मिलिट्री एप्लीकेशन में भी होता है, भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ले जाने के लिए, कितने टन कौन सा एविएशन या कौन सा शस्त्र या औजार लेके जाना है, अटैक होगा तो कितना, क्या हमारे लिए फ़ायदा है, गोला बारूद, हाँ स्टेट गन, या आप बोल सकते हो कितने राइफल्स, ये कैसे ले जाने, कितने मैन है, कौन चला पाएगा, ये सब हमें लीनियर प्रोग्रामिंग ही बताती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में बात करें, और किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आता है। इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, वैसे इनसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन कहाँ पे यूज़ होता है ये मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे। इतना बोलने के बाद अब हम एमसीक्यू पे आ पाए हैं, हालत ख़राब हो जाती है लगातार बोलने में। फ़िलहाल मतलब द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस एलपी मैक्सिमाइजेशन करना है अपने को 10x1 + 15x2 सच दैट, ये सारे कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। कह रहे हैं इनमें से हेल्प कौन करेगा भैया हो, ये जो दोनों कंस्ट्रेंट दे रखे हैं ना, इनमें ये पॉइंट्स रख के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर जाए काम हो गया। आपको केवल इक्वल देखना है, लेस देन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर 2 0 रखें इसमें, 2 + 0 तो 2 तो आ रहा है, 0 + 2 रखेंगे वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आप सोचिए इन दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ भी रखना है। आप रखेंगे 3 × 2 + 0 तो ये 6 तो आ रहा है, लेकिन 0,2 रखेंगे तो 0 + 4 आ जाएगा, यानी 4 तो 6 के इक्वल होता नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये वाला सही था बट ये गलत हो गया, तो 2,0 जहाँ जहाँ वो सही होगा, ये सही है, 0,2 वाला गलत, यानी पूरा गलत। 0 0 सेटिस्फाई करेगा क्या, रख लीजिए यहाँ पे, 0 + 0 तो 2 के इक्वल नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ये क्या सही हो सकता है, 2 0 तो सही है, 0 3 चेक कर लेते हैं, 0 3 दोनों में रखो, लेकिन यहाँ पे 0 3 अगर देखेंगे तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर सेटिस्फाई करता तो ले लेते हैं, लेकिन अब अपने को निकालना पड़ेगा, है ना, कौन कौन से हमारे इसमें पॉइंट्स बनेंगे। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ऐसे बॉक्स बना लीजिए, वो भी कोई बात नहीं है, शॉर्ट ट्रिक ही है उसकी। x1 x2, एक बार x को 0 रखेंगे तो y2 मिलेगा, एक बार x2 को 0 करेंगे तो x1 0 मिलेगा। तो 0,2 और 2,0 तो दोनों पॉइंट तो मिल ही रहे हैं। इसमें भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चेक किया भाई, देखो आपने बॉक्स बनाया, x1 x2, x1 को 0 रखा तो x2 आ गया 3, और x2 को 0 रखा तो x1 आ गया 2। इनकी लाइंस बनानी पड़ेगी और फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारा कॉन्वेक्स जो सेट है वो किस पॉइंट को लेके चलेगा। तो चलिए इनको बना भी लेते हैं, ठीक है। तो 0,2 2,0 0,3 2,0, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बड़ा ही सिंपल सा है, देखिए 2,0 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये तो रहेगा ऑप्शन में, तो दो है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो चलिए बनाते हैं पहले, देखिए हमने क्या किया भाई, चलो बनाते हैं। 0,2 यहाँ पे कर लेते हैं, 1 2 3 4, यही काम यहाँ भी 1 2 3, बस 3 तक कर लेते हैं, ठीक है। लाइनिंग करते हैं, अगर इसको देखेंगे तो 0,2 और 2,0, मतलब 0,2 और 2,0 ये है भाई, एक लाइन ये बन गई, ठीक है। और अपना है दूसरा, ये इक्वल टू लिखा है बच्चों, इक्वल टू तो होना नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। और x की वैल्यू 0 तो y3, हाँ 0,3 और 2,0, तो 2,0 तो यही हो गया और 0,3 ये हो गया। तो अगर हम इसे ऐसे खींचें तो दूसरी वाली लाइन हमारी ये जाएगी, ये, ठीक। अब लेस देन इक्वल टू में 0 अगर सेटिस्फाई करोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, 0 ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों का एरो जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, ये वाला भी नीचे और ये वाला भी नीचे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना, ठीक। तो आप खुद देख लो,
ये तो ऊपर जाएगा एरो, यहाँ भी ऊपर जाएगा, तो चारों के चारों जो एरो आ रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं। और ये किसके, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, 0,2 और 2,0। तो उसने यही पूछा था जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा वो किस, उसके पॉइंट्स क्या होंगे एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम यानी उसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, तो 0,2 और 2,0। बात समझ में आई, तो आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर है। इफ़ देयर इज़ नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ही नहीं है इन अ LPP, जब फिजिबल रीजन ही नहीं है तो सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ द LPP मैक्सिमाइजेशन है z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2 सच दैट, मैक्सिमाइज करना है ये, ठीक है, दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, सब कुछ दे रखा है, कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज करेगी और z की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए, तो देख लीजिए सेटिस्फाई कर रही क्या है। अगर 2 और 3 रखें, x2 x1 वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अगर रखें आप तो 2 3 6, 3 2 6, 6 12 तो आ रहा है। यहाँ पे चेक करिए तो हो गया भैया 2 2 4 और 3 3 9, 4 9 13, सेटिस्फाई तो कर रहा है। और इसी को उठा करके अगर हम यहाँ पे z में रख दें तो 5 2 10 और 7 3 21, 10 और 21 31, यानी ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन है ये मिसप्रिंट है, सॉरी, ठीक है, इसे नहीं करेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस NCM होता है या फिर n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, वो तो NCM का ही फॉर्मूला होता है। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 टू xn सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ऑफ LPP ऑफ n LPP होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है तो n लिखा जाता है, इज कॉल्ड अ, तो क्या बोलते हैं उसे, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है नॉन नेगेटिविटी तो इसे फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी जब भी आएगा तो फिजिबल सॉल्यूशन देगा। इफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इनडेफिनेटली सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। अगर उसे अपने मन से इतना ज़्यादा इनडेफिनेटली मतलब इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन में हमारा एरिया बाउंडेड ही नहीं रहता, एरिया इधर मिल जाएगा, ठीक है, बाउंडेड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात, आगे देखिए। ठीक है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन, नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अभी बताया था ना, जो n माइनस एम करके आएंगे वो हमारे Li होने चाहिए। ठीक है, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर एडेड टू LHS, ठीक है, कुछ LHS में ऐड किया जाता है, ऑफ द कंस्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज़, जैसे भाई लिखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो लेफ्ट में है वो इससे कम है ना, तो कुछ अगर लेफ्ट में हम ऐड कर दें, मान लेते हैं x3 ऐड कर दें, इतना बड़ा ऐड कर दें कि वो 5 के इक्वल आ जाए, तो इनके कुछ नाम होते हैं बच्चों, क्या नाम होते हैं। और नॉन नेगेटिव में स्लैक वेरिएबल ऐड किए जाते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि भाई दो वेरिएबल्स होते हैं, एक सरप्लस होता है, एक स्लैक वेरिएबल होता है। यहाँ पे गलती से उन्होंने दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। जब लेस देन इक्वल टू की बात होती है तो हम लोग कुछ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात होती है तो कुछ ऐड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। आगे अब इनके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इसको लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा, अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन LPP इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ क्या होता है भाई, नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, जब कोई भी जीरो नहीं होता तब इसे नॉन डिजेनरेट बोलते हैं। और डिजेनरेट तब बोलते हैं कम से कम एक हमारा जीरो हो, एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, ये क्या कह रहा है, डिजेनरेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके लिए शुरुआत में बात होती है कि आइसो प्रॉफिट लाइन या फिर आइसो कॉस्ट लाइन किसे बोलते हैं, ऐसा लाइन जिसमें सेम वैल्यू ऑफ z मिले, ऑप्शन नंबर ए। दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ LPP आर, क्या होते हैं भाई, सारे के सारे कैसे होने चाहिए, सारे के सारे लीनियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द LHS, कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो लेफ्ट में अगर सब घटा दिया जाए, मतलब मान लो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में घटा दिया जाए और राइट ये इक्वल बना दे और राइट में मान लो कुछ लिखा हुआ है, घटा रहे हो लेफ्ट में, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग सरप्लस कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए सरप्लस और दोनों आएंगे तो बता ही देते हैं। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है x1 प्लस x2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट वाला तो बड़ा हो गया। अब लेफ्ट वाला बड़ा हो गया तो उससे हमें छोटा करना पड़ेगा, तब वो 5 के इक्वल होगा। तो हम कोई एक वेरिएबल घटाएंगे, मान लेते हैं x3 घटाया हमने, तो हम जा कर के तब बराबर हो पाए 5 के। तो ये जो हम घटाते हैं ना वेरिएबल,
x3 तो होता पॉजिटिव ही है, लेकिन हम उसे घटा रहे होते हैं। जब उसे हम घटाते हैं तो उसे सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसे एक इक्वेशन हम ऐसी ले लें जिसमें हम x1 और x2 को लेस देन इक्वल टू 5 बोलें, मतलब लेफ्ट वाला छोटा है तो बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हम कुछ ऐड करेंगे, तो जो ऐड करते हैं उसे हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसे जोड़ेंगे वो स्लैक, जिसे घटाएंगे वो सरप्लस। आई बात समझ में, आगे बढ़। और ऐसा करते किस लिए हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बदल जाए। ग्राफिकल मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग LPP ऑफ क्या कितने वेरिएबल इसे यूज़ करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है तो उसे क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल या नन ऑफ देम। तो कितने वेरिएबल सॉल्व करने भाई, ग्राफ वाला जो लगता है वो x और y 2D के लिए होता है ना, तो 2 वेरिएबल के हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशंस इन एन LPP अंडर विच द गिवन फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड बी कॉल्ड एज। इन्हें क्या बोलते हैं भैया, वो क्या होते हैं जिनके अंडर हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। किसके अंडर ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट्स तो बोलते हैं, कंस्टेंट्स। ऑन सॉल्विंग द LPP दिस, इसे सॉल्व करना रहे बाय द ग्राफिकल मेथड द सॉल्यूशन इज। कैसा सॉल्यूशन आएगा, अरे बाप रे, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा भैया। बाउंडेड आएगा, अनबाउंडेड आएगा, फाइनाइट आएगा या नन ऑफ दिस। तो ये आप पे छोड़ता हूँ, कैसे छोड़ दूँ आप पे। अगर मान लीजिए आप सॉल्व करें, ग्राफ आपने बना दिया, जैसे पहला वाला क्वेश्चन बताया, अगर उसका जो बॉक्स है वो बंद आए तो बाउंडेड हो जाएगा, अगर वो इधर का ओपन दे दे तो अनबाउंडेड हो जाएगा। फाइनाइट जैसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, परेशान ना हो। और ये दोनों नहीं, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, ठीक है। चेक करके आपको बताना है, मुझे आंसर करना और मुझे याद दिला देना कि मैंने क्वेश्चन ये बोला था आपसे लगाने को। आप आंसर दे दे तो मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने क्या बोला था, मैंने आंसर दिया था, या कंडीशन ये आती है कि मुझे ये भूल जाता है कि मैंने बोला था आपको लगाने को, या आप हो सकता है मेरे आंसर का कुछ प्रतिकार दे रहे हैं। मतलब हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में कुछ बता गया हूँ और वो गलत हो गया और आप उसे सही करके बता रहे हैं, तो मुझे बता दिया करिए कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था, दैट्स वाई यू आर गिविंग द आंसर्स। ठीक है, ठीक। तो मैं आंसर वैसे बता दे रहा हूँ, बाउंडेड है, लेकिन आप एक बार चेक करना इसको बढ़िया से बना करके टेलीग्राम पे सेंड करना कि सर ये देखिए बाउंडेड आ रहा है। ये HW है आज का, देखते हैं कितने लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, LPP दे रखा है, मिनिमाइजेशन दे रखा है, और कंस्ट्रेंट जो है वो सब इक्वल में दे रखे हैं। द फिजिबल सॉल्यूशन x1, x2 और x3 इज़, ये कैसा है भैया, बेसिक है, नॉन बेसिक है, क्या है। तो देखिए एक सॉल्यूशन 0 दे रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, ठीक है। और आ जाइए, द सॉल्यूशन दिस टू द इक्वेशन दिस इज़, ये कैसा सॉल्यूशन है। तो इसमें भी देखिए x3, x4, x5 0 है, तो ये भी बेसिक नहीं है। आगे बढ़, क्या बोला, एन आइसो प्रॉफिट लाइन रिप्रेजेंट। आइसो प्रॉफिट लाइन क्या कहती है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, क्या देती है। तो देखिए, एन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन ऑल ऑफ विच यील्ड द सेम प्रॉफिट, ये तो सही बात है। नेक्स्ट देखिए भाई, अ कंस्टेंट इन एन LP मॉडल रिस्ट्रिक्ट्स। कंस्टेंट क्या करता है, किसको रिस्ट्रिक्ट करता है। एक ही तो चीज़ होती है, जेड को, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करेगा। अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो दोनों बात सही है, सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है, ये दोनों होना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, ठीक, ये क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑल द कंस्ट्रेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज नॉन नेगेटिव, ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। तो ये सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, वन कंस्ट्रेंट लाइन कम्स पैरेलल टू द ऑब्जेक्टिव, टेक ए फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द प्रॉब्लम विल हैव। ये कैसा प्रॉब्लम होगा, पैरेलल टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इन सब से तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, डीजनरेट, इससे इनफाइनाइट नंबर्स ऑब्ले, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म लीनियर्स मीन्स, लीनियर का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल सा, दैट ऑल द रिलेशन इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर लाइनियर, ठीक है।
लीनियर होना चाहिए, एकदम ठीक है। ऑल द रिलेशन इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर नॉट लीनियर, ये वाला सही लग रहा है मुझे, नॉट लीनियर वाला गलत है। ऑल द रिलेशन आर इक्वल इन द, इक्वल की बात नहीं है भाई, नन ऑफ दी नहीं, ये वाला सही ऑप्शन। इन एल पी पी दी लीनियर फंक्शन विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज दिस कॉल, इसे जिसे ऑप्टिमाइज करना होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एल पी पी इज़ ऑप्टिमम एट आ, कब वो ऑप्टिमम होता है, जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है। आ जाइए आगे, हाउ मेनी बेसिक सॉल्यूशन, कितने इक्वेशन हैं, दो, कितने अननोन हैं, तीन, 3C2, आंसर कितना आएगा, 3C2 आंसर। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ, ऑप्टिमल तब बोल पाएंगे भाई जब हम कहेंगे द सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल एंड ऑप्टिमाइज द, हाँ बिल्कुल फिजिबल होना चाहिए और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी द वेक्टर्स एसोसिएटेड टू नॉन जीरो वेरिएबल्स आर, क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए तभी काम होता है। अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे दी दोनों, ठीक है, और तीनों के तीनों क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो फिर इनमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो भाई रख करके चेक कर लो ना, 2 4 0, 2 4 0 रखते थे कि यहाँ पे 2 हो गया, 4 और 0 इंटू यहाँ 0, तो ये तो चेक नहीं हो रहा भाई। 2 = 1 तो हो नहीं सकता, तो इसी में गड़बड़ हो गया। इसको रखिए 1 3 0 1, और 3 तो x2 की जगह पे यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 तो 1 के इक्वल हो गया, यहाँ पे रख लो 1 3 और 0, 3 + 0 4 तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा रखिए ये वाला 2 यहाँ पे रखा और 3 रखा भाई, x2 है ही नहीं, और x3 के प्लेस पर 0 को, अरे बाप रे ये तो हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है, तो लास्ट वाला चेक करते हैं, 1 4 0 रखो जरा, 1 यहाँ रखा, x2 की जगह 4 तो है ही नहीं, यहाँ 0, तो यानी 1 तो इक्वल हो गया, यहाँ भी रखो 4 + 0 4, ये वाला सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 3 इक्वेशन दे रखा है, सॉरी 2 इक्वेशन दे रखा है, देन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन x = b वेयर वेयर व्हाट, वेयर a इक्वल्स, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, a क्या होगा, तो भैया वो देखो जरा, x1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इस वाले इक्वेशन में भी 1 है, तो 1 1 वाला, x2 का होगा 2 2, और x3 का हो गया 1 - 5, तो 2 2 5 1 - 5, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इन अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज करना है अपने को, z = cx, कंस्टेंट दे रखे हैं ग्रेटर और लेस दोनों, सबकी बात कर दी, और x जो जितने भी हैं सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देन वेक्टर c इज नोन एज, c को क्या बोलते हैं, c को पता है, प्राइस वेक्टर बोलते हैं, c फॉर कॉस्ट वैसे बोला जाता है, कॉस्ट या फिर प्राइस वेक्टर बोलते हैं, याद रखेंगे। देखिए गिवन एलपीपी इन मैट्रिक्स फॉर्म इज, ठीक है ये लिख रखा है अच्छे से, क्या कह रहा है, ऑल बी आई शुड बी नॉन जीरो, फिर ऑल बी आई शुड बी नॉन नेगेटिव, ऑल बी आई शुड बी रियल नंबर्स, तो बी आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, ठीक है ये सही है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, कुछ भी रियल हो सकता है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स एटलीस्ट मस्ट वैनिश फॉर एफ एस, कितने वेरिएबल्स जीरो होने चाहिए एफ एस होने के लिए, कितने, तो वही n - m, नंबर ऑफ इक्वेशन माइनस, सॉरी नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन, इतने जीरो होने चाहिए फिजिबल सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल बनाने के लिए, बताया था ना मैंने। ठीक है आगे बढ़िए, इन एल पी पी और इफ़ एनी वन ऑफ द बी आई इज जीरो, कोई भी बी आई अगर जीरो होता है, देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर कोई भी कम से कम जीरो हो तो वो कैसा होता है, अभी बताया था, वो डीजेनरेट होता है, अगर कोई भी जीरो नहीं होता तो नॉन डीजेनरेट होता है। ओके क्लियर है बात, तो क्या आया था ये अपना डी जनरेट था, 1 0 था, हाँ ठीक, डी जनरेट हो गया था। द टर्म प्रोग्रामिंग रिफर्स टू, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, अब आ गया क्वेश्चन, ये प्रोग्रामिंग क्या होता है, द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, याद रखिएगा प्लान ऑफ एक्शन होता है प्रोग्रामिंग, बताया था ना कि भाई पहले हम देखेंगे कि क्या गिवन है, फिर उससे कौन कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, जो हम लोग सिंपली जो हम लोग किसी भी क्वेश्चन में करते हैं, तो हम लोग के दिमाग में प्रोग्रामिंग यही चलती है कि गिवन क्या क्या है, उनको कंस्ट्रक्ट करके हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, देन वी गो थ्रू द एक्शन, है ना, एक्शन के साथ चलते हैं हम लोग, तो ये है प्लान ऑफ एक्शन को ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। फॉर सॉल्यूशन, और आपको अपनी ज़िंदगी में भी प्रोग्रामिंग करके कुछ भी चलना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन। फॉर सॉल्यूशन ऑफ एल पी पी द आइसो कॉस्ट मेथड, यानी आइसो प्रॉफिट मेथड क्या होता है, किस में यूज़ होता है, कैसा होता है भाई, ग्राफिकल मेथड में ही तो होता है यूज़, ग्राफ में ही बनता है, बाकी कोई मेथड नहीं है उसमें, क्लियर है बात। तो ये लगभग 35-36 आपके एमसीक्यू इसी चैप्टर के हो गए, और ये 1.5 घंटे की वीडियो मुझे बनाने में कम से कम 2.5 घंटे लग रहे हैं बच्चों। सो आई थिंक कि आप लोग इसे प्यार तो ढेर सारा ही दोगे, ये मेरा रफ वर्क था जिस पे हम लोग कर रहे थे। मेट्रिक स्पेस के एमसीक्यू चल रहे हैं, और एक वीडियो उसकी और आएगी और वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए।
आप हमें इसके लिए, मुझे पता है मैंने 2.5 घंटे मेहनत की, तो आप लगातार कई दिनों तक मुझे इसका रिटर्न देंगे, इसका केयर देंगे, इसका प्यार देंगे मुझे रिटर्न में। सो शेयर करिएगा आप लोग, मुझे शायद प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरी बात, लाइक करना बनता है, इतनी मेहनत की गई, एक पूरा चैप्टर, 1 चैप्टर फिनिश्ड, एक चैप्टर ख़त्म। ऐसे हर दिन एक एक वीडियो जाएगी और वो सब चैप्टर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अभी एमसीक्यू का वीडियो आपको एक और मिलेगा, हो सकता है। फिर बोलते बोलते हालत ख़राब हो चुकी है। 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं आप सभी, और कुछ दिन में हमारा साथ भी छूट जाएगा आपसे, लेकिन हम चाहेंगे आप कभी हमारा साथ ना छोड़ें, आप कभी भी अनसब्सक्राइब हमें ना करें, आप कभी टेलीग्राम से ना हटें, हम तो यही चाहेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा सब्सक्रिप्शन रखे रहने से या टेलीग्राम पे रहने से कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, लेकिन किसी एक पर्सन यानी मेरा बहुत कुछ बनेगा कि मैं बता पाऊँगी मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है। जब तक ये चैनल चलेगा तब तक मे भी बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ चुके होंगे, और आई फील वेरी प्राउड व्हेन आई सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मैनी विच हैड एडेड टू मी, और जो हमसे कनेक्टेड रहे हैं, विच हैव कनेक्टेड विद मी। ठीक है, अब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।